नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात यूपी एआई मिशन की। बता दें कि उत्तर प्रदेश अब दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक एआई का नया ठिकाना बनने जा रहा है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 से 26 के भव्य समापन अवसर पर सीएम धामी के खिलाड़ियों को दिए गए प्रोत्साहन पर हमारी खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और साथ ही कानपुर में 45 करोड़ की लागत से बनी एक आलीशान अस्पताल की इमारत के शोपीस बनने की क्या है कहानी, वो भी बताएंगे। और चलते चलते बात सिंधु जल समझौते के नोटिस के बाद भारत की रावी नदी के पानी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के तैयार ब्लूप्रिंट की होगी। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश अब दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक एआई का नया ठिकाना बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से शुरू हुआ यूपी एआई मिशन राज्य की तस्वीर बदलने वाला है। लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी से लेकर सरकारी कामकाज में रोबोटिक्स के इस्तेमाल तक यूपी कैसे बन रहा है भारत का सिलिकॉन वैली, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीएम योगी का यूपी एआई मिशन और डेटा सेंटर पर फोकस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत 25 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग का लक्ष्य। युवाओं छात्रों को एआई, एआर, वीआर और ईआर जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार करना है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब बनाकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भी योजना है। डेटा सेंटर और रोबोटिक्स से बढ़ेगी डिजिटल ताकत। 2026-27 के बजट में जनसंख्या को जनशक्ति में बदलने की रणनीति पेश की। सरकार का फोकस मानव पूंजी के बेहतर उपयोग पर, ताकि प्रदेश तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। सरकार का लक्ष्य 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। यह है बदलता उत्तर प्रदेश, जहां फाइलों के अंबार नहीं बल्कि डेटा की रफ्तार दिखेगी। यूपी सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सीएम योगी के मंशा के मद्देनजर लखनऊ में एआई सिटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 गीगावाट क्षमता के 4 और 5 डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ रुपए से रोबोटिक मिशन शुरू होगा। साथ ही स्टेट डेटा अथॉरिटी और स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की स्थापना से डेटा प्रबंधन और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप एआई आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन होगा और उत्तर प्रदेश इसका फ्यूल स्टेशन बनने जा रहा है। डेटा सेंटर को इस नई अर्थव्यवस्था की फैक्ट्री मानते हुए सरकार ने वर्ष 2047 तक 40 गीगावाट क्षमता विकसित करने पर दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। डेटा इज द न्यू ऑयल की अवधारणा पर काम करते हुए सरकार स्टेट डेटा अथॉरिटी स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के आंकड़ों में असंगति को दूर कर रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है, ताकि 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सके। डिजिटल सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट डेटा सेंटर 2.0 का होगा निर्माण। लखनऊ एआई सिटी, ये भारत की पहली एआई सिटी। लखनऊ को दुनिया के टॉप 20 एआई हब में शामिल करने के लिए इसे एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट लखनऊ के वृंदावन योजना क्षेत्र में लगभग 70 से 250 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। कोर जोन, यहां एआई रिसर्च सेंटर, टेक पार्क और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सोशल जोन, यहां रहने के लिए घर, स्कूल और अस्पताल होंगे, ताकि इंजीनियरों को एक ही जगह सारी सुविधा मिले। यहां एआई चिप्स और हाई एंड जीपीयूएस का सेटअप होगा, जो स्टार्टअप्स को कम लागत पर तकनीकी उपलब्ध कराएगा। योगी सरकार प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विमेन एआई मिशन लॉन्च करने जा रही है। यह मिशन विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2047 तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस मिशन के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बताया जा रहा है कि महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मौजूदा एआई लैब नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ पीपीपी मॉडल पर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ करार करेगा। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर एआई सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित करने के साथ साथ सरकार स्त्री उद्योग केंद्र भी स्थापित करेगी। ये केंद्र महिलाओं के लिए विशेष इंडस्ट्रियल जोन के रूप में विकसित होंगे और सुरक्षा के हर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई सेक्टर में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के पीछे राज्य सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में योगदान दे सकें। प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पिछले जीबीसी 4.0 में इस क्षेत्र में 91,582 करोड़ रुपए निवेश आ चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बुधवार को युवाओं के जोश और खेल भावना से सराबोर रही। युवा कल्याण एवं प्रांतीय आरक्षक दल विभाग के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 से 26 का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आखिर क्या खास रहा समापन समारोह में और सीएम ने युवाओं को क्या मंत्र दिया, दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का समापन। खेलेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड अभियान को मजबूती। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे और सुविधाओं को बढ़ाने का दिया आश्वासन। मेधावी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सीएम ने कानून व्यवस्था के साथ साथ आपदा प्रबंधन में पीआरडी जवानों के योगदान की सराहना की। जोश, जुनून और जीत की ललक। देहरादून के खेल मैदान में बुधवार को उत्तराखंड के भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाई दी। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के समापन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल पहनाए, उनकी उपलब्धियों की सराहना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को खेल हब बनाने के लिए संकल्पित है। युवा कल्याण और पीआरडी विभाग के माध्यम से हम गाँव-गाँव की प्रतिभा को मंच दे रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे नीचे कर लीजिए कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाए, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। केवल खेल ही नहीं बल्कि प्रांतीय रक्षक दल के अनुशासन प्रदर्शन ने भी सबका दिल जीता। विभाग ने इस आयोजन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस बार की चैंपियनशिप में जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें एथलेटिक्स से लेकर कबड्डी तक के मुकाबले हुए। आपको बता दें कि धामी सरकार ने छोटी उम्र से ही बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए सीधी आर्थिक मदद की शुरुआत की है। 8 से 14 वर्ष की आयु में उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं इसमें हर जिले से 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाता है। 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए 2000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति और साल में एक बार खेल उपकरण खरीदने के लिए 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। जबकि
खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित अधिकारी और अन्य सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति दी जा रही है। अब तक कई पदक विजेताओं को पुलिस और अन्य विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी है। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पदक जीतने पर मिलने वाली सम्मान राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेजी से चल रहा है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारा काम करना प्रारंभ कर दी और देवभूमि अब धीरे धीरे खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ने लगी। प्रदेश में तारीखों की बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कार्यक्रम वर्गों के बीच में हो गए हैं, मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किया। सर, प्रदेश में सर पार्किंग को लेकर 11 स्थानों को जो है पार्किंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? चारधाम यात्रा भी अभी होनी है। जिस प्रकार से पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, तो पार्किंग की कोई सुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं, उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, सभी पर हम तेजी से काम। सरकार राज्य के हर जनपद में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है ताकि पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है, बल्कि ये आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में अब नजरें 2026 के राष्ट्रीय खेलों पर टिकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एक तरफ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने का दावा करती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज के फीते काटे जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब 45 करोड़ की लागत से बनी एक आलीशान अस्पताल की इमारत सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाए? कानपुर के नौबस्ता में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। दीवारें चमक रही हैं, लेकिन वार्डों में सन्नाटा पसरा है। और विडंबना देखिए कि साथ में बना सियासी दफ्तर तो चालू हो गया, लेकिन जनता के इलाज का दरवाजा आज भी बंद है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेजों और हाईटेक स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की पोल खोलती है। कानपुर के नौबस्ता में 45 करोड़ की लागत से बना 100 बेड का अस्पताल पिछले 1 साल से सफेद हाथी बनकर खड़ा है। बिल्डिंग चमक रही है, लेकिन अंदर सन्नाटा है। मार्च 2025 की डेडलाइन बीत चुकी है, लेकिन न डॉक्टर है न इलाज। इस दौरान के न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाना कि आखिर जनता की उम्मीदों पर ताला क्यों लटका। इस दौरान के न्यूज की टीम से बात करते हुए कानपुर की जनता का दर्द छलक उठा। स्थानीय लोगों और आम नागरिकों की माने तो उनका कहना है कि अस्पताल मार्च 2025 से बनकर तैयार है और इसे मार्च के महीने में ही चालू भी होना था, मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल शुरू नहीं हो सका है। जबकि कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी और सांसद रमेश अवस्थी अस्पताल को खुलवाने के लिए कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। वहीं जनता का कहना है कि जिस जगह पर अस्पताल बना है उसी से कुछ दूरी पर भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय भी बना है। दोनों का निर्माण कार्य 1 साल शुरू हुआ था, मगर भाजपा का कार्यालय बनकर तैयार हो गया, मगर अस्पताल आज भी चालू नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि अस्पताल को केवल चुनाव के चलते चालू नहीं किया जा रहा है। सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते अस्पताल को चालू नहीं कराना चाहती। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार को चुनाव की चिंता है, लेकिन आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानपुर में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बड़े बड़े ऐलान करे गए, लेकिन ये जो दावे किए गए वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि कानपुर साउथ में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जाना था, जिसके लिए 45 करोड़ रुपए पास किए गए। और मैं उसी बिल्डिंग में खड़ी हूँ जहां पर ये 100 बेड का हॉस्पिटल बनना था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हॉस्पिटल है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। लगभग साल भर हो चुका है इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन स्थिति यह है कि ये अस्पताल अभी तक की सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, कहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है और क्यों ये बंद है? ये 2021 में, जैसा कि पता है, इसकी नींव रखी गई थी, 2023 में बन के तैयार हो गया था और इसका आश्वासन दिया गया था यहाँ हम लोगों को कि 2023 में ये चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोगों को लगा चालू हो जाएगा। योगी जी भी आए हमारे ये बगल में ही, भाजपा कार्यालय जस्ट बन के तैयार हुआ। हम लोग को लगा चलो अब योगी जी आए उद्घाटन करके जाएंगे इसका, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर 2025 में बोला गया कि ये चालू होगा, तब भी नहीं हुआ। हम लोग तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि ये कब चालू होगा। और इस इंतजार के चक्कर में अगर आप ये देख रहे होंगे, इसकी गेट जंग लग चुकी है, वहाँ के पेंट उखड़ चुका है। और मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं, ये नवस्था से घाटमपुर वाली जो रोड है, ये एशिया की सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ये वो वाली रोड है। भैया, आप भी यहीं पर रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलेख सिंह चौहान है और मैं यहीं पीछे इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। और जैसा कि बताया कि अभी ये खूनी सड़क है आपकी नवस्था से लेके हमीरपुर तक, यहाँ से 50-100 एक्सीडेंट मतलब पर डे होते हैं। तो यहाँ से हैलेट उर्सला ले जाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें गरीब व्यक्ति जो होता है वो दम तोड़ देता है बीच में। और आप देख ही सकते हैं मेडिकल एजुकेशन की क्या हालत है। ये कानपुर ही में नहीं, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में यही हालत है कि मेडिकल एजुकेशन सबसे पीछे है, जबकि इसी को लेके हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए। सरकार से बस यही मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन। 2 प्रोजेक्ट लाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और हॉस्पिटल, दोनों बिल्डिंगें बनकर तैयार है, लेकिन क्या वजह रही है जो हॉस्पिटल नहीं से चल पा रहा है और जबकि कार्यालय बड़ी तेजी में चल रहा है? बाकायदे मंत्री लोग वहां पर आ चुके हैं। उनको केवल अपनी सुविधा का चिंता है, लेकिन उन्हें जनता की सुविधा का चिंता नहीं है। आप ये बताइए, 2 प्रोजेक्ट लाए गए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चल रहा है, लेकिन 100 बेड का हॉस्पिटल जो है आज भ्रष्टाचार की गेट चढ़ चुका है। क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों नहीं चल पा रहा है ये हॉस्पिटल? अब ये तो इनके अधिकारी और इनके जो नेता हैं यही बता सकते हैं कि उन लोगों के मुठभेड़ में या किस चीज़ में ये हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पाया। भाजपा कार्यालय का निर्माण हो गया, अब सरकार बता सकती है और अधिकारी और उनके विधायक सांसद बता सकते हैं कि क्यों नहीं इसका निर्माण हुआ और भाजपा कार्यालय का निर्माण हो गया। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हॉस्पिटल? बिल्कुल चढ़ गई है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई बीमार होता है या एक्सीडेंट किसी का होता है तो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जिसमें जाने में 1 घंटा लग जाता है। अगर ये चालू हो जाए तो हम लोग पास में आकर यहाँ आदमी एडमिट हो सकता है। इस दौरान अर्पित यादव के नेतृत्व में अस्पताल के बाहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। हमारे साथ बात करने के लिए सपा नेता या फिर पार्षद अर्पित यादव है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह रही है जो हॉस्पिटल अभी तक की बनकर तैयार है लेकिन संचालित नहीं हो पा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इस जगह को, मोरंग मंडी वाली जगह को प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर पूरी जगह जो थी उसमें एक बड़ा अस्पताल बनना था कानपुर दक्षिण वासियों के लिए, परंतु जब सरकार बदली गई तो नवस्था मोरंग मंडी तो खाली हो गई और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अस्पताल तो 100 बेड का एक सीमित कर दिया और साथ में बगल में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया गया और ये कार्यालय और इस अस्पताल का उद्घाटन एक साथ हुआ, जबकि अस्पताल आज तक नहीं चल पाया है और कार्यालय वर्षों से चलता चला आ रहा है, जिसका हम लोगों ने लगातार विरोध किया, जिसके विरोध में मेरे ऊपर कम से कम 3 से 4 मुकदमे भी पंजीकृत हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में ये महाराजपुर विधानसभा, ये किदवई नगर विधानसभा, यहाँ से सटी हुई बिठूर विधानसभा, यहाँ से सटा हुआ घाटमपुर विधानसभा, जो ग्रामीण अंचल से लेके दक्षिण का आदमी है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम लोग लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं,
कल जब अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट किया, इसको शेयर किया, तो आम जनमानस में एक ये उनके अंदर एक वो जगी है कि क्या नाम है, ये अस्पताल अब शायद चालू हो सकता है। क्योंकि विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया, तो शायद सोई हुई सरकार जाग सके। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से सफेद हाथी की तरीके ये अस्पताल बना हुआ है और शहर वासियों को मुंह चिढ़ा रहा है? 2018 में जब योगी आदित्यनाथ जी बगल में उद्घाटन करने आए थे, तब हम लोगों ने उनको ज्ञापन देने के लिए कोशिश की थी। तब यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों को जबरन इसी चौराहे पे लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किया, मुकदमे लिखे। हम लोगों का केवल मकसद इतना था कि आप अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जो जमीन मोरम मंडी यहाँ हुआ करती थी, एक हादसों का जगह हुआ करती थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसको खाली कराकर डीपीआर बनाकर इसको स्वीकृत करा दिया अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल। पर उस सरकार की इतनी नफरत और इतनी वो थी कि इस अस्पताल को बनाना जरूरी नहीं समझा। फिर उसी अस्पताल को बाद में दो साल बाद अधिक बजट लगाकर इसको बनाने की प्रक्रिया चालू की गई। उसके बाद अब ये अस्पताल जब बना खड़ा हुआ है, बगल में उप मुख्यमंत्री है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, इसी कार्यालय में आकर बैठकर जाया करते हैं, घंटों मीटिंगें करते हैं। पर बगल में ये जो आपने सफेद हाथी बताया, इसकी तरफ सुध भी नहीं लेते हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत परेशानी हो रही है। लोग अब आक्रोशित हो गए हैं, विपक्षी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब एक बड़ा सवाल यह है कि इतने आंदोलन होने के बाद, इतनी आवाजें उठने के बाद, क्या कानपुर में साउथ में बनने वाला ये 100 बेड का हॉस्पिटल अब कब और कैसे शुरू होगा? आपको बता दें कि जिस अस्पताल को बनाया गया है, अगर ये शुरू हो जाए तो कानपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र में रहने वाली लगभग 20 लाख से अधिक की आबादी को इस अस्पताल का सीधा फायदा होने लगेगा। साथ ही हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में घायलों की जान भी आसानी से बच जाएगी, क्योंकि अभी कानपुर दक्षिण में यदि कोई दुर्घटना या कोई बीमार होता है तो उसे या तो हैलट अस्पताल ले जाया जाता है या फिर उर्सला अस्पताल, और फिर या तो कांसीराम अस्पताल भेजा जाता है। जाम की समस्या से जूझते हुए जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है, अमूमन ये देखा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। ऐसे में इस चमचमाती हुई बिल्डिंग को जल्द से जल्द सरकार को चालू कराना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन की नींद तब टूटेगी जब इस बंद अस्पताल की चौखट पर कोई और दम तोड़ देगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये अस्पताल कब तक चालू होता है। यह जनता को 2027 के विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा। स्पेशल डे के न्यूज इंडिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत ने अब सबसे बड़ा प्रहार करने की तैयारी कर ली है। सीमा पार से जारी आतंकवाद और उकसावे के बीच मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते के नोटिस के बाद अब भारत ने रावी नदी के पानी पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगाने के ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया है। यानी अब पाकिस्तान को मिलने वाली पानी की हर एक बूंद का हिसाब होगा। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाह हैं उस नए भारत की जो अब केवल रक्षात्मक नहीं रहता बल्कि जवाब देना जानता है। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान को दिए गए नोटिस के बाद अब भारत ने रावी नदी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के साथ ही रावी नदी का जो पानी अब तक बिना रोक टोक पाकिस्तान जा रहा था, उसे अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की प्यास बुझाने के लिए मोइने खाका तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गर्मी आने वाली है, ऐसे में पाकिस्तान की पानी की समस्या बढ़ना लगभग तय माना जा सकता है। भारत रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की योजना बना रहा है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के अनुसार सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने से पंजाब, जम्मू और कश्मीर सीमा पर बन रहे शाहपुर कांडी बांध का काम तेज हुआ है और ये प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा होने वाला है। मंत्री ने कहा कि जब ये बांध चालू हो जाएगा तो भारत रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोक सकेगा। इसे सिंधु नदी बेसिन की पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग में एक बड़ा और लंबे समय से इंतजार किया गया बदलाव होगा। क्या है शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट? फिलहाल रावी नदी का भारत के हिस्से का पानी भी बहकर पाक चला जाता है। अब शाहपुर कंडी बांध की मदद से इस पानी को रोककर इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर के सूखाग्रस्त इलाकों को दिया जाएगा। बांध परियोजना साल 1979 में रावी नदी के भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। 1982 में इस बांध की आधारशिला पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने रखी। हालांकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवाद के चलते इसका निर्माण कार्य रुक गया।
2008 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया। इस बांध को बनाने की लागत करीब 3394 करोड़ रुपए है। ये बांध 55 मीटर ऊंचा और 7.7 किलोमीटर लंबा है। इस बांध की मदद से पंजाब में करीब 5000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। वहीं जम्मू के कठुआ और सांबा जैसे जिलों में 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो सकेगी। आपको बता दें कि भारत 1960 की संधि का सम्मान करता रहा है, लेकिन तकनीकी बदलावों और पाकिस्तान के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत को अपनी नदियों पर बांध बनाने और पानी का सही इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक और कृषि संकट बन सकता है। पानी के मामले में क्या है पाकिस्तान की स्थिति? पाक के लिए जल संकट अब केवल एक समस्या नहीं बल्कि अस्तित्व का खतरा। फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान वाटर बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पाक में पानी का इस्तेमाल उसकी पुनर्भरण क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में जो पानी 5000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति था, वो अब गिरकर 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे। 1000 क्यूबिक मीटर से कम उपलब्धता वाले देश को जल संकटग्रस्त माना जाता है। दुनिया के कई देशों के पास 100 से 1000 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत पतली है। पाक के पास अपने प्रमुख बांधों में केवल 30 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता। सालाना नदी प्रवाह का केवल 10% हिस्सा ही स्टोर कर पाता है, जबकि वैश्विक औसत 40% है। पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के प्रांतों सिंध बनाम पंजाब के बीच तनाव चरम पर है। सिंधु नदी पर नई नहरों के निर्माण को लेकर सिंध के लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऊपरी इलाके पंजाब उनका पानी रोक लेंगे। वहीं सिंध प्रांत के नवाबशाह जैसे जिलों में 93% वाटर स्कीम्स फेल हो चुकी हैं। वहां का पानी आर्सेनिक, ई कोलाई और भारी धातुओं से प्रदूषित है। हकीकत की बात की जाए तो लाहौर और कराची जैसे शहरों में भूजल का स्तर हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। पानी की कमी के कारण कपास के उत्पादन में 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो पाकिस्तान का मुख्य निर्यात है। वहीं पाकिस्तान में सिंचाई तकनीक इतनी पुरानी है कि 40% से 50% तक पानी खेतों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। साफ है कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। एक तरफ सीमा पर चौकसी और दूसरी ओर पानी पर पहरा पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका है। अब देखना यह होगा कि कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस सूखे प्रहार का सामना कैसे करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।